तारीख आमतौर पर आज़ादी सेलिब्रेट करने में बीत जाया करती है, लेकिन 2012 के इंडिपेंडेंस डे पर कुछ अलग भी हुआ था। कुछ ऐसा जिसने साउथ इंडिया के एक शहर को और फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बंगलुरु के इंदिरा नगर के एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले 22 साल के सैम्यूल के लिए ये रात किसी डरावने सपने जैसी थी। सैम्यूल असम के एक छोटे से गांव से आया था। वो पिछले 3 सालों से बंगलुरु में था और उसे ये शहर अपना लगने लगा था। वो डोसा खाना सीख गया था और थोड़ी बहुत कन्नड़ा भी बोल लेता था। शाम के 7 बजे थे। सैम्यूल अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने की प्लानिंग कर ही रहा था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। फोन पर एक एसएमएस आया था। मैसेज टूटा फूटा था, लेकिन उसका मतलब साफ था। असम में हमारे भाइयों को मारा गया है, अब तुम्हारी बारी है। 20 अगस्त को ईद है और उस दिन के बाद तुम में से कोई भी साउथ इंडिया में सेफ नहीं रहेगा। अपनी जान बचानी है तो भाग जाओ। सैम्यूल ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अगले 10 मिनट में उसके पास ऐसे ही 5 और मैसेजेस आए। फेसबुक खोला तो वहां कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिन्हें देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। खून से लथपथ लाशें, जलते हुए घर और नीचे लिखा था, ये असम में तुम्हारे साथ हो रहा है, अब बंगलुरु की बारी है। सैम्यूल के हाथ कांपने लगे। उसने अपने दोस्तों को फोन किया जो एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड था। जवाब मिला, भाई मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, यहाँ हजारों लोग जमा हैं, तू भी निकल, यहाँ जान को खतरा है। यहीं से शुरू हुआ आधुनिक भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पलायन। इस अफवाह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे असम के कोकराझार जाना होगा। जुलाई 2012 में वहां बोडो आदिवासियों और बंगाली भाषी मुस्लिमों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। असम का बोडो इलाका अचानक सुलग उठा था। दशकों पुरानी जमीन और पहचान के संघर्ष की वजह से ये हिंसा हुई और इसका मेन ट्रिगर था 20 जुलाई 2012 का दिन। इस दिन कोकराझार जिले में अननोन अटैकर्स ने 2 मुस्लिम युवाओं की हत्या कर दी। इसके बदले में उसी रात 4 पूर्व बोडो उग्रवासियों की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के बाद अफवाहें तेजी से फैली। बोडो समुदाय और बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय के बीच सशस्त्र संघर्ष होना शुरू हो गया। देखते ही देखते कोकराझार, चिरांग और धुबरी जिलों में आगजनी शुरू हो गई। आंकड़े बताते हैं कि इस हिंसा में आधिकारिक तौर पर 100 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर होकर राहत शिविरों में चले गए। ये 1947 के बाद भारत के सबसे बड़े इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में से एक था। असम में ये बैटल जमीन और राइट्स की लड़ाई थी। असम के वायलेंस को कुछ गुंडा एलिमेंट्स ने धार्मिक रंग देना शुरू किया। इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरें डाली गई जो असम की थी ही नहीं। कुछ तस्वीरें म्यांमार के दंगों की थी तो कुछ तिब्बत में आए भूकंप के शिकार लोगों की। इन तस्वीरों को असम में मुस्लिम नरसंहार के नाम से वायरल किया गया। सोशल मीडिया तब नया नया था, लोग इतने जागरूक नहीं थे कि वो रिवर्स इमेज सर्च कर सके। उन्होंने जो स्क्रीन पर देखा उसे सच मान लिया। अगस्त के दूसरे हफ्ते तक ये अफवाह एक संगठित अभियान का रूप ले चुकी थी। बंगलुरु, जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, वहां के टेक्निकल माहौल का इस्तेमाल अब मौत का खौफ फैलाने के लिए किया जा रहा था। उस समय बल्क में सैकड़ों लोगों को मैसेजेस भेजने की सुविधा थी, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए हुआ। हकीकत ये थी कि उस वक्त बंगलुरु में हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई थी, लेकिन डर हकीकत से ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था। 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर ऐसा नजारा था जैसे देश में युद्ध हो रहा हो। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तिल रखने की जगह नहीं थी। वहां हजारों लोग जमा थे। ये सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग थे। इनमें से कोई रसोईया था तो कोई आईटी इंजीनियर, कोई नर्स तो कोई स्टूडेंट। उस रात स्टेशन पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने बाद में बताया कि लोग इतने डरे हुए थे कि वो अपनी पूरी गृहस्थी छोड़ आए थे। एक महिला अपने छोटे बच्चे को छाती से लगाए रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो क्यों जा रही है तो उसने कहा, साहब जान रहेगी तो काम फिर मिल जाएगा। हमें बताया गया कि ईद के दिन हमें काट दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन भी हैरान था। अचानक इतनी भीड़। गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन की जनरल बोगियों में लोग भूसे की तरह भर रहे थे। छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए सरकार को रातों रात 2 स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी। जब बंगलुरु स्टेशन की तस्वीरें नेशनल मीडिया पर आईं, तब सरकार को एहसास हुआ कि ये कोई छोटी मोटी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, बल्कि एक साइबर इमरजेंसी है। दिल्ली का साउथ ब्लॉक अलर्ट पर आया। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से बात करके हालात की जानकारी ली और खुफिया एजेंसियों को अफवाहों का सोर्स पता लगाने को कहा।
खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की। पता चला कि इस दहशत के पीछे करीब 250 से 300 वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस थे। इनमें से ज्यादातर का सर्वर पाकिस्तान में था। होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत पेश किए। होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया कि कोई भी शख्स एक दिन में 5 से ज्यादा SMS नहीं भेज पाएगा। ये अफवाहों को रोकने का पहला बड़ा डिजिटल कदम था। अफवाहों के उस दौर में लोगों का भरोसा इतना टूट चुका था कि पुलिस की बातों पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। तब बड़े नेताओं को खुद प्लेटफॉर्म पर उतरना पड़ा। कर्नाटक के उस वक्त के होम मिनिस्टर R.के. अशोक खुद प्लेटफॉर्म पर गए, माइक पकड़ा और लोगों से कन्नड़ा और इंग्लिश में रुकने की अपील की। कानून मंत्री S. सुरेश कुमार ने लोगों को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा का आश्वासन दिया। बंगलुरु में कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी हुई, जैसे कुछ जगहों पर लोगों ने कॉलेज के छात्राओं की पिटाई कर दी। करीब 2 हफ्ते बाद जब ईद शांति से गुजर गई और कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, तब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हजारों लोग जो अपनी नौकरियां छोड़कर भाग गए थे वो वापस आने लगे, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। बंगलुरु और पुणे के सर्विस सेक्टर को करोड़ों का घाटा हुआ। कई रेस्टोरेंट और ब्यूटी पार्लर हफ्ते भर बंद रहे। सैम्यूल 3 महीने बाद बंगलुरु लौटा, लेकिन वो पहले वाला सैम्यूल नहीं रहा था। अब वो किसी भी अनजाने नंबर से आए मैसेज को देखकर सहम जाता है। वो आज भी उस रात को याद करके कांप जाता है जब उसने एक अफवाह की वजह से अपनी 3 साल की मेहनत को एक झोले में समेटकर ट्रेन के फर्श पर बैठकर सफर किया था। 2012 का वो पलायन हमें याद दिलाता है कि एक गलत मैसेज किसी बम से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 2012 में तो सिर्फ SMS था। आज हमारे पास AI, डीप फेक और हाई स्पीड इंटरनेट है। अगर 2012 में 160 अक्षरों का एक मैसेज 30,000 लोगों को भगा सकता है, तो सोचिए आज की अफवाहें क्या कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कैमरामैन फरजान के साथ मैं हूं कृतांजलि। देखते रहिए जिंगाबाद।